3, 2, 1. आईपीएल के दौरान टूर से पहले रोहित ने पहले घोषणा की कि वो टेस्ट से रिटायर कर रहे हैं और फिर विराट ने कुछ दिन बाद खुद अपना संदेशा भेजा। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड बहुत मजेदार होने वाला है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, वो ओवल में जो कारनामे होंगे, स्पेशली सिंस व्हाट जसप्रीत बुमराह डिड लास्ट टाइम अराउंड, तो काफी उत्सुकता हो रही है, बट टेंशन भी हो रही है, क्योंकि आमतौर पे कई ऐसे नाम हैं जो हमारे ज़बान पर चिपके होते हैं जो इस बार टूर का हिस्सा नहीं है। नो अजिंक्य रहाणे, नो चेतेश्वर पुजारा, नो रविचंद्रन अश्विन, एंड सबसे बड़े नाम नो विराट कोहली एंड नो रोहित शर्मा। अब चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे हैव बीन ओवरलुक्ड। रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली थी फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड जब टूर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का मिडवे थ्रू द सीरीज। एंड जब T20 वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, उसके बाद रोहित एंड विराट अनाउंस देयर रिटायरमेंट्स फ्रॉम T20s, एक्सपेक्टेड। बट फिर आईपीएल के दौरान टूर से पहले रोहित ने पहले घोषणा की कि वो टेस्ट से रिटायर कर रहे हैं और फिर विराट ने कुछ दिन बाद खुद अपना संदेशा भेजा। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। तो फिर फैंस के जहन में तो बस एक ही सवाल आता है, हाउ मेनी टाइम्स विल वी गेट टू सी रोहित एंड विराट कोहली नाउ इन इंटरनेशनल कलर्स? बिकॉज जाहिर सी बात है, अब वो बस अवेलेबल है एक फॉर्मेट के लिए और वो है ODIs। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फैंस की टेंशन थोड़ी कम कर देते हैं, FTP की ओर रुख मोड़ लेते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। FTP का मतलब फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम, और वही किया मैंने। पता चला कि FTP का 4 ईयर साइकिल मई 2027 में खत्म हो रहा है और तब तक रोहित और विराट आज से लेकर तब तक 27 बार आपको इंडिया की जर्सी में दिखेंगे। इसके बीच काफी और मैचेस भी होने वाले हैं और इस वजह से इस वीडियो का आइडिया आया मुझे, क्योंकि आप 27 बार तो इनको देख रहे हैं और फिर ऑब्वियसली 2027 वर्ल्ड कप तो आएगा ही, लेकिन इस पीरियड के दौरान यानी कि 2025 से लेकर 2027 तक मैंने सोचा क्यों नहीं देखें और क्या मैचेस खेल रही है इंडिया। पता चला कि 18 टेस्ट मैचेस खेल रही है, यानी कि अगर हर टेस्ट मैच में आप 5 दिन पूरे के पूरे खेल जाए, जो आमतौर पर आजकल होता नहीं है, यानी कि 90 डेज वहां, फिर उसके बाद 34 लिस्टेड T20s हैं थ्रू बायलैटरल सीरीज, 34 यानी कि 34, और तो और T20 वर्ल्ड कप भी है 2026 में भारत में ही, जहां इंडिया अपना क्राउन डिफेंड कर रही है। तो ऐसा हो सकता है यदि भारत वहां पर फाइनल तक पहुंचे तो 9 और T20s खेलने होंगे उन्हें। तो अगर कुल मिलाकर जोड़ दे तो अगर पूरे 90 दिन खेल लिए टेस्ट मैचेस के, देन 43 T20Is should India potentially reach the final, and then you add the IPL as well, you see that the calendar is already stacked. But then we want to focus on Rohit and Virat in India colors. तो यानी कि 27 मैचेस till May 2027, तो लगभग आपको मिल जाएंगे 13 to 14 मैचेस पर ईयर, यानी कि आप 2025 में रफली 13 मैचेस 14 मैचेस देखेंगे उनको ODIs खेलते खेलते, and the same case between 2026 and 2027. But if this was the year 2024, कहानी कुछ अलग ही होती, क्योंकि यही FTP जो है 4 ईयर का साइकिल है। तो मैंने मजाक में सोचा क्यों नहीं पीछे भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा था इंडिया के लिए। And even though it was a really stacked calendar for India because there were so many series that were played out, one thing just popped out. India just played 3 ODIs in all of 2024, and that was a bilateral series versus Sri Lanka. यानी कि यदि ये 2024 होता, आप विराट और रोहित को ज्यादा देख ही नहीं पाते। इनफैक्ट जब ये स्टैट उभर कर आया that India played only 3 ODIs in 2024, मैंने ऐसे ही देख लिया, चेक कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, द बिग 3 ट्रेडिशनली इन क्रिकेट, उन्होंने कितने ODIs खेले। टर्न्स आउट इंग्लैंड also in 2024 played only 3 ODIs and Australia played 11, was scheduled to play 14, but आयरलैंड में पिचेस जो थे वो क्वालिटी के नहीं थे, तो इसलिए वो सीरीज स्क्रैप कर दी गई थी। Yet all these teams ended up playing double figures in T20 internationals. अब 2023 के साथ अगर contrast करना है, where the ODI World Cup was played in India, where India reached the final, where India, let's not go down that rabbit hole. याद नहीं करना चाहते वो रात हम भी, पर ODIs के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 को अगर आप contrast करना चाहें तो एक अलग तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा। Let's just take a look at the top run getters of 2023, and you see the names:
Shubman Gill, Virat Kohli, and Rohit Sharma. Similarly, take a look at the bowlers list. Kuldeep Yadav, Mohammad Shami, Mohammad Siraj. ये तीन नाम उभर कर आ रहे हैं. अब let's contrast that with the top run getters in 2024. What I'm trying to show you is the number of matches that were played between 2023 and 2024 and just contrasting how the entire international calendar panned out. 2023, remember, Shubman Gill, Rohit, Virat, top 3 run getters. Kuldeep Yadav, Siraj, Shami, top 3 wicket takers. 2024, top 3 run getters, all from Sri Lanka. And then after that, the list becomes थोड़ी weird. Bowlers तो छोड़ ही दो. चलिए, bowlers की list खोल लेते हैं. Vanindu Hasaranga is the joint leading wicket taker in 2024 in ODIs. We know his name. But उसके साथ कौन है? How many of you know Dylan Haliger, the lean, mean Canadian fast bowling machine? और तो और, the joint second highest wicket takers, Netherlands का young off spinner Aryan Dutt and AM Ghazanfar. यानी कि अब आप पूरे top 10 को देखें ना, apart from Omar Zai from Afghanistan, who is the 10th highest wicket taker in 2024, none of these bowlers featured in Champions Trophy 2025. That means, post the 2023 ODI World Cup, the big guns in cricket completely ignored ODIs in totality in 2024 and then went back to it in 2025 for the Champions Trophy. तो फिर सवाल यही आता है मन में that given that this happened in 2023, there is a possibility that it will happen in 2028 as well after the 2027 World Cup. So what really is the future of ODI cricket in this current landscape? Is there any relevance to it even now? In 2023, the MCC gave the recommendation that apart from the World Cup year, यानी कि 2027 का year जो है, the build up towards it, ODI bilateral series should be completely cut out of the calendar because of the advent of T20 international cricket and franchise cricket. The reason being that the calendar has become so stacked that ODIs in itself don't seem very relevant. But it's sort of contradictory, isn't it? Because on the one hand, the MCC is saying and accepting that, yeah, ODIs are sort of irrelevant now. They're not completely test cricket. They're not completely swashbuckling like T20s. And yet, they understand the importance of the ODI World Cup because it is the holy grail. And come to think of it, if we draw a pros and cons list as to what is the future of ODIs and are ODIs still relevant, then the biggest point, and perhaps the only point that goes in its favor, is the fact that there is the ODI World Cup, which has legacy, which has history, which has the names, which has the memories attached to it. For example, the 1983 World Cup win for India. Or the fact that India in itself reached the final of the 2003 World Cup, or that India won the World Cup in 2011, ये हमारी यादें हैं. ऑस्ट्रेलिया की यादें कुछ अलग होंगी, वेस्ट इंडीज की यादें कुछ अलग होंगी. So there is a legacy to it. Contrast that to the 2007 first ever T20 World Cup, where the atmosphere was that of a festival, where it seemed like a party, because obviously it was a newer format, and at that point it was meant to be a festival. It was meant to be very different was T20 cricket. In fact, if you take a look at the first ever T20 international match played between Australia and New Zealand, just take a look at the photos. Look at Hamish Marshall. Look at his hair. सबको लग रहा था ये तो मौज मस्ती का एक फॉर्मेट बनाया है. They were trying to twist it around a little bit in terms of the narrative of what T20s have to offer. वो तो अब जाके T20 cricket is considered to be much more serious than what it used to be. And perhaps that's why ODIs have taken a back seat. The other reason, and it is a big one, but perhaps not that big a one, is that associate nations continue playing ODIs. They don't have test status. उनके पास ना वो शायद काबिलियत भी है टेस्ट क्रिकेट खेलने की. So this becomes the longer format for them. Yet, they also put all their eggs in the T20 basket only, or would prefer to do that because after all, that is the cash cow. And after all, that is where they end up competing with the rest as well to finer margins. The moment the format extends, perhaps उनकी खामियां भी ज्यादा उभर कर आती हैं. But now, let's talk about the cons. And there are plenty. शुरुआत करते हैं उनके रेलेवेंस से ही. जरूरत है क्या? आप खुद से ही पूछ लीजिए. जब से T20s आए हैं, when do you remember those 7-match bilateral series or those tri-nation tournaments that we used to love back in the day? They don't exist anymore.
Do you tune in the middle of the afternoon? Would you put on the match on the first ball to just see क्या हो रहा है, like we used to do back in the day? We don't. Because जमाना ही बदल गया. छक्के चौकों के जमाने में, T20s के जमाने में, ODIs are trying to play catch up. In 2015, that's exactly what they tried to do when they introduced 2 new balls so that the runs could get increased. And that's exactly what happened. But Ravichandran Ashwin has publicly said what's probably been on our minds as well. That 2015 के वो जो changes थे, जब 2 new ball डाली, जब power plays के साथ खिलवाड़ किया, जब fielding restrictions के साथ खिलवाड़ किया, that has made the game very predictable and very boring. जब एक बॉल होती थी तब रिवर्स स्विंग की संभावना होती थी, स्पिन की संभावना होती थी, बैट एंड बॉल के बीच कॉन्टेस्ट शुरू हो गया था. अब वो कॉन्टेस्ट नहीं दिखता. रविचंद्रन अश्विन सिर्फ नहीं, आप सचिन तेंदुलकर से भी पूछ लीजिए. सचिन तेंदुलकर ने भी यही कहा. He feels that the middle overs have become boring and monotonous. वसीम अकरम की भी ऐसी कुछ राय है कि अब वो जो मिडिल ओवर्स हैं between 15 and 40 बहुत बोरिंग होने लग गए हैं, मोनोटनी दिख रही है. Something needs to change. Aaron Finch also said the same thing. Josh Butler doesn't know what the future of ODI cricket is. And Pat Cummins publicly said, holding the trophy like this, yes, that same trophy that we don't want to recall, holding the trophy like this, he said, I've started falling in love with this format again, and perhaps I wouldn't have done that had I not won this cup. Because he also doesn't understand what the point of bilateral series are. ये तो cricketers and former cricketers की राय है. But ultimately, it falls down to the fans. And if you talk about fans in itself, this Champions Trophy was brought back so that you could bring back shine to the ODI format. But where were the crowds right at the start? The opening day between Pakistan and New Zealand, Michael Vaughan tweeted this because the stadium was absolutely empty. And India ka match versus Bangladesh, according to some reports, the crowd size was as small as 10,000 people in a 25,000 capacity stadium. ये कब देखा आपने पहले किसी भी मैच में where India is playing? But because it was an ODI, because it was the first match, perhaps people didn't want to give it that much credence. And that is a bother. देखो, there is no doubt that Test cricket is the OG format of cricket and it will always be protected. हालांकि केवल 8 देश खेलते हैं. ICC ने बोल दिया है कि they will try and protect Test cricket however they can, and which is why the World Test Championship has come in and associate nations are being encouraged to play Test cricket. लेकिन वो मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि ज्यादा पैसा मिलता नहीं है Test cricket से, और T20 में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, तो जाहिर सी बात है उस पर फोकस चल रहा है. एंड T20 is sort of the future of cricket as well. आप LA28 ओलंपिक्स की बात कर ले, वहां पर भी क्रिकेट जब खेला जाएगा तो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एंड there seems to be an acceptance in terms of players as well that perhaps franchise cricket is the way to go. Jason Roy, for example, recently denied himself some increments from his England contract so that he can go and play in Major League Cricket, यानी कि MLC in the USA. Trent Bolt ने famously central contract reject कर दिया New Zealand का so that he could play franchise cricket everywhere else. तो यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट को फोगो करने की सोच है कई खिलाड़ियों की, और तो और बोर्ड्स भी कई बार ऐसा बैक कर रहे हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा था between South Africa and New Zealand, but then the South African Cricket Board decided to send a second string team to New Zealand so that their biggest stars could focus on the inaugural SA20 because they believe that's where the money will come in from. Barring the big three, that's Australia, India and England, where international cricket also gets them a lot of money, these other nations are struggling a bit. So that means T20s are the future, Test cricket is protected. So what do you do with ODIs? How do you ensure that they still remain relevant? Well, one way could be कि आप एक रेलेवेंसी डाल दीजिए थ्रू अ पॉइंट सिस्टम, जैसा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया है. यानी कि हर बायलैटरल सीरीज जो खेली जाएगी उसमें आप पॉइंट्स डालिए और उस हिसाब से टॉप ऑफ द टेबल, बॉटम ऑफ द टेबल पता चल जाएगा. एंड देन यू हैव दैट वन ऑफ फाइनल जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में होता है. पर मुझे थोड़ी दिक्कत है इससे, सिंपली बिकॉज आजकल भी अगर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो एक रैंकिंग सिस्टम होती है ओडीआईज में. टॉप 8 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती हैं फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप एंड बाकी सारे क्वालिफायर्स खेलते हैं. बट अगर आप ये वर्ल्ड ओडीआई चैंपियनशिप ले आएंगे तो फिर क्वालिफिकेशन फॉर द वर्ल्ड कप क्या आप इसके अंदर जोड़ेंगे या क्या वो अलग होगा? और अगर वो अलग होगा तो फिर रैंकिंग सिस्टम का क्या फायदा है? क्योंकि अगर आप रैंकिंग सिस्टम रख रहे हैं तो फिर आपको ये वर्ल्ड ओडीआई चैंपियनशिप नहीं रखनी चाहिए. अगर आप वन ऑफ फाइनल रखेंगे तो फिर वर्ल्ड कप फाइनल का क्या रेलेवेंस होगा? आप वर्ल्ड चैंपियन किसको बुलाएंगे, जो वो वन ऑफ फाइनल ओडीआई का जीते या जो वर्ल्ड कप जीतेंगे? ये जो समस्या है ना पैरेलल लीग्स की, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत है. The other thing that the ICC tried was creating the ODI Super League, जो किया गया था prior to the 2023 World Cup. लेकिन क्या आपको पता था कि एक सुपर लीग हुआ है? क्या मुझे पता था कि एक सुपर लीग हुआ है? ना,
मुझे तो याद ही नहीं, ना आपको याद होगा, आईसीसी को भी नहीं याद, क्योंकि उन्होंने 2023 के बाद उसको अबैंडन ही कर दिया फॉर्मेट को। तो यानी कि अगर आप ये ट्वीक्स करने की कोशिश कर रहे हैं 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर अंदर ही टू ब्रिंग मोर रेलेवेंस इनटू ओडीआई क्रिकेट, वो हो नहीं पा रहा है। And therefore, maybe it's time for a more drastic change. हाल ही में ICC hosted a meeting in Durban in South Africa wherein a proposal was presented towards them in the meeting where it was stated that maybe the ODI should be reduced to 40 overs. The ICC rejected that proposal. But there is a school of thought that perhaps it makes sense. Remember all those statements that Sachin Tendulkar and Aaron Finch made that it's too slow, that the middle overs are getting boring. अगर आप 40 overs करेंगे तो वो रेलेवेंसी रहेगी, क्योंकि अब मिडिल ओवर्स वैसे तो नहीं होंगे, आपके पास 20 ओवर होंगे ज्यादा से ज्यादा बीच में टू प्ले अराउंड विद, और 15 ओवर होंगे अगर आप पावर प्ले 15 ओवर का रखें। और तो और रवि शास्त्री हैज एडेड मोर वेट टू दिस आर्गुमेंट by drawing from personal experience. When India won the 1983 World Cup, तो 7 ओवर का ODI होता था, but to get with the times, they reduced it to 50 overs. Perhaps it's time to reduce it to 40 overs as well. Way back in 2009, Sachin Tendulkar floated a radical idea. And according to me, perhaps this is the gold mine that we're waiting for. Sachin floated the idea around for a very different reason. He was talking about how it has an impact on players' health and how sometimes if you have a rain delay and you have to play the next day, therefore ODIs become too long and you have to play too many overs, etc. etc. That was the reasoning. उस जमाने में उन्होंने सोचा नहीं था कि T20 की वजह से ODIs का बैकसीट हो जाएगा, लेकिन अब बहुत relevant है ये argument. He proposed that the ODI should be divided into 4 innings as opposed to 2 innings. यानी कि वो जो linear format है T20s का, उससे बदलकर आप टेस्ट फॉर्मेट की ओर रुख मोड़ लेंगे within 1 day. 25 ओवर के आप 4 इनिंग्स खेलेंगे. एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको आदत पड़ गई है अब T20s में वो लीनियर फॉर्मेट में छक्के चौकों की, कि एक बैटिंग टीम है फिर एक चेजिंग टीम है. बट व्हाट इफ यू ऐड एन एलिमेंट ऑफ दैट टेस्ट क्रिकेट इनटू अ वन डे मैच? I feel like that has weight and I feel like maybe it will draw viewers again. Up until then, one thing is for certain, 2 World Cups have been announced. One is in 2027 and the second is in 2031. तब तक के लिए हम जानते हैं कि 2027 में ODIs दिखेंगे हमें and 2031 में ODIs दिखेंगे. But 2032 के बाद क्या होने वाला है हम नहीं जानते. But back to the first problem statement. रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम कितनी बार ODIs में देखने वाले हैं? आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, खबर गलत है. केवल 27 मैचेस नहीं है, 27 मैचेस हैं. ODI World Cup है in South Africa, Namibia and Zimbabwe. And to add to that, because the Future Tours program is only till May 2027, there is a possibility. Nay, there is no possibility. There is a guarantee that there will be more ODIs between June 2027 and September, October 2027 before the ODI World Cup as build up and warm up to that storied event. And इस वजह से give or take कम से कम आप 40 और बार देख पाएंगे रोहित एंड विराट को in India colors provided they remain injury free.